हाय, मैं हूं प्रेम और मैं आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और मैं आज डिस्कस करने वाला हूं नागवंशी शासन व्यवस्था, जो जेपीएससी के पेपर 2 के खंड ए का बिट 2 है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताते ही चलूँ, आप लोगों की रिक्वेस्ट से मैं आज से एक लेक्चर क्लास स्टार्ट करूँगा, जो मेरे डेली के मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चन के एक दिन पहले होगा। और ये जो होगा बहुत ही शॉर्ट पॉइंट्स में होगा, ताकि आपके माइंड में उस टॉपिक का एक फ्रेमवर्क बन सके, ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करने से आसानी हो और आसानी से याद कर पाओ। फॉर लर्नर्स सजेस्ट करता हूँ, आपके पास यदि नोट्स नहीं है तो लेक्चर के बीच में वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और उसे अलग से एक फोल्डर बना के रखें, ताकि आपको एग्ज़ाम के ठीक पहले उसका लाभ मिले। So let's start. The Nagvanshi dynasty, which ruled Chota Nagpur from 64 AD till after the independence, has been special in many ways. The most important thing about this dynasty has been that before the invention of the Mughals, no tax was ever collected from the people of the state. और इसका हिंदी रूपांतरण में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको मिल जाए। छोटा नागपुर में 64 ईस्वी से आज़ादी के बाद तक शासन करने वाले नागवंशी राजवंश कई मायनों में खास रहा है। इस राजवंश की सबसे बड़ी बात यह है कि मुगलों के आक्रमण से पहले तक राज्य की जनता से कभी कोई कर यानी टैक्स नहीं लिया गया। द सिस्टम ऑफ टैक्स बिकम परमानेंट आफ्टर गोइंग टू द ब्रिटिश राज। बिफोर दिस फॉर अबाउट 2,000 years सेम डायनेस्टी रूल्ड द लैंड स्प्रेड ओवर 10,000 square miles, but no tax ever imposed on the people. The second special feature of this dynasty was that it was founded by the successor of a tribal king. जनता से टैक्स ना लेना ये दर्शाता है कि नागवंशी राजा जो थे बहुत ही दयालु थे और जनता के उपकार में वो हमेशा अपने समय व्यतीत करते थे। लेकिन मैं ये बताते चलूँ कि ये जो परंपरा थी जनता से टैक्स ना लेना, ये बाद में जाके मजबूरन उनको उठाना पड़ा था, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पर जब आई तब वो नागवंशी राजाओं के ऊपर अत्याचार किए और मजबूरन उनको टैक्स देने के लिए बाधित किया गया। और एक खास बात है, ये जो नागवंशी शासक थे ये करीब 2000 साल तक यहाँ पे अपने शासन चलाए, जो कि 10,000 वर्ग किलोमीटर के भूभाग पर था। इस राजवंश की दूसरी खास बात ये थी, इसकी स्थापना एक आदिवासी राजा के उत्तराधिकारी से हुई थी। वंश के पहले राजा फणिपुकुट राय को एक बालक के रूप में आदिवासी राजा मदरा मुंडा ने गोद लिया था। बाद में उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया और सभी आदिवासी राजाओं ने इसे स्वीकार भी किया। नेक्स्ट देखिए, प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राज्य व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हुई और नागवंशियों के प्रथम राजा फणिमुकुट राय ने पढ़ा व्यवस्था के समाप्त नहीं किया और ना ही कोई परिवर्तन किया, बल्कि उसे विस्तार देने का ही प्रयास किया। नागवंशियों के काल में भी पूर्व की कर व्यवस्था, भू व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था सभी मुंडाओं की तरह चलते रहे। इस व्यवस्था में पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक कई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु इस परंपरा में प्रथम प्रभावकारी हस्तक्षेप मुगलों के आक्रमण काल से अर्थात 1585 ईस्वी से शुरू हुआ। तो मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि जो आप देखे होंगे, सबसे पहले आप कैंडिडेट्स को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे सिमिलर वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में और आपके नागवंशी शासन व्यवस्था में। तो इसका एक पहलू मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो मैंने बोला कि जो मुंडा, जो एक आदिवासी जो राजा था मदरा मुंडा, उन्होंने क्या किया था, फणिमुकुट राय को अपने एक गोद लिया हुआ अपने संतान न होने की वजह से उनको अपने पास रखे थे, पोष्य पूर्ति करके रखे थे। बाद में वही जाके नागवंशी राजा के प्रथम राजा बने। तो क्योंकि उन्हें एक विरासत में मिली थी ये उनकी जो जागीर, तो इसीलिए वो क्या किया, उसको चेंज नहीं कभी, उसका जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको कभी चेंज नहीं किया। थोड़ा बहुत इसमें चेंज किया था, जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो इसी तरह मुगल सेना यहाँ के राजाओं की नजरानी लेने लगी थी तथा बाद में धीरे धीरे ये एक नियमित रूप से धारण कर लिया, जिसे मालगुजारी कहा जाने लगा। और यहाँ मैं एक बता दूँ आपको कि जो नजराना और मालगुजारी में एक बेसिक डिफरेंस क्या है कि
नजराना जो होता है वो इरेगुलरली उनको टैक्स दिया जाता है। इरेगुलरली मतलब उसको कोई टाइम पीरियड के अंदर नहीं दिया जाता है, अपने मन मर्जी जो दिया गया। और मालगुजारी वो होता है जो उनको किसी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कोई कर देना पड़े, तो उसको मालगुजारी कहा जाने लगा। तो पहले नजराना, फिर उसके बाद मालगुजारी देने के लिए बाध्य किया गया नागवंशी राजाओं को। अतः मुगल शासकों को संपूर्ण राज्य की मालगुजारी देना नागवंशी राजाओं के लिए कठिन होने लगा। ऑब्वियसली देन 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण छोटा नागपुर खास के महाराजा दुर्जन साल को कैद कर ग्वालियर के किले में 12 साल तक का जहांगीर द्वारा रखा गया था। और आपको बताते चलूँ कि जो दुर्जन साल जो थे उनको कर ना दे पाने के कारण उनको बंदी बनाया गया था, और बाद में असली हीरे की पहचान करने के अपने कौशल के कारण जहांगीर ने उन्हें 1627 में रिहा भी कर दिया था। 6000 रुपये सालाना कर देने के लिए सहमति के आधार पर दुर्जन साल के लिए कैद से मुक्त किया गया। तो यहाँ पर देखिए जो 6000 रुपये सालाना कर देना, तो ये आपका बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है फैक्ट, तो इसीलिए आप इसको याद रखिए। 6000 रुपये जो दे के दुर्जन साल को रिहा किया गया था, और वो आके सबसे पहले क्या किया, लौटने के बाद भी अपने राजधानी खुखरा से, जो अभी नवरत्नगढ़ कहा जाता है, जो गुमला में स्थित है, दैसागढ़ स्थानांतरित कर दिए। वहाँ भी किले का निर्माण कराते हैं जिसे गुमला में नवरत्नगढ़ के नाम से जाना जाता है। सॉरी। तो अभी ये हो गया कि उनका क्या, खुखरा में जो पहले था राजधानी उसको वो अभी शिफ्ट कर दिए दैसागढ़ में। ऐसे करने का क्या रीज़न होगा उसके पीछे, क्योंकि उनको वहाँ अनसिक्योर फील हुआ, इसीलिए वो वहाँ से स्थानांतरित कर दिए। और आगे जाके देखेंगे कितने बार ये जो नागवंशी राजाओं के द्वारा बहुत बार अपने राजधानी को शिफ्ट करना पड़ा, और इसी के वजह से शायद ये 2000 साल तक कंटिन्यू ये छोटा नागपुर खास में अपना साम्राज्य विस्तार करते रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नागवंशी राजाओं पर कर बढ़ता चला गया, किंतु यहाँ अपने प्रजा से कर लेने का प्रावधान नहीं था। लगातार बढ़ते कर की मात्रा के कारण नागवंशी राजाओं ने अपने प्राचीन व्यवस्था को बदलकर लोगों से कर वसूलना प्रारंभ किया। तो यहाँ टर्निंग पॉइंट आता है। क्या होता है इसमें, देखिए कि आपका जो कर लेने का जो उनका प्रावधान नहीं था, लेकिन अभी उनके जो टोटल सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कर लेने के लिए उनका जरूर से एक सिस्टम बनाना होगा जिसमें कई अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, और उनके देखभाल में क्या किया जाएगा, लोगों से जाएगा, फिर उसको राजा तक पहुंचाया जाएगा, और राजा क्या करेंगे, अपने मुगलों को कर देंगे। तो इसी तरह धीरे धीरे जो नागवंशी राजाओं का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। तो देखिए आप एक हिसाब से इसको नज़र करते रहिए कि कहाँ से शुरू होकर ये कहाँ तक जा रही है। अभी ब्रिटिश लोगों का आना बाकी है, लोग आने के बाद भी कुछ इसमें चेंजेस होंगे जैसे ये हुआ था। देन और एक छोटा सा फैक्ट मैं यहाँ पे बोल दूँ कि सो लेट्स कंपेरिजन बिटवीन मुंडा शासन व्यवस्था एंड नागवंशी सिस्टम। तो इन दोनों व्यवस्था में बेसिक जो डिफरेंस था वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए मुंडा शासन व्यवस्था में जो 3 टियर सिस्टम रहता है, यहाँ पे सबसे निचले स्तर में विलेज, उसके बाद कुछ विलेजों को लेकर पट्टी, फिर कुछ पट्टी को मिला के पाड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ पे विलेज का जो हेड मुंडा रहते हैं, और पट्टी के हेड मानकी रहते हैं, और पाड़ा के जो हेड है वो पाड़ा राजा रहते हैं। तो गाइस इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने मुंडा शासन व्यवस्था में अच्छे से इसका एक डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करके बताया था। तो जिनको जिनको मुंडा सिस्टम के बारे में जानना है उनको वो वीडियो देख लीजिएगा जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। नेक्स्ट नागवंशी सिस्टम में यही एक चीज़ है जो डिफरेंस है। पहले हाथू जो या विलेज का जो हेड है वो मुंडा है, फिर पट्टी के जगह उन्होंने पाड़ा सिस्टम को, पट्टी को हटा के उन्होंने क्या किया, पाड़ा को इंट्रोड्यूस किया। बस यही एक डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले जो पट्टी था वो अभी पाड़ा बन गया। ठीक है, मान के हुई, लेकिन
नागवंशी सिस्टम का जो हेड है वो है राजा, और पट्टी जो है वो पाढ़ा से पाढ़ा के ऊपर कन्वर्ट हो गया। बस यही एक डिफरेंस है और कुछ नहीं है यहाँ पे। आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लेके इसको रखिए। ओके। और नेक्स्ट है, बाद में राजाओं ने अपने अलग जागीरदार रखे तथा उसे मालगुजारी वसूलने के लिए अधिकार प्राप्त प्रदान किया। इससे भूमिहारों की स्थिति और भी दयनीय हो गई। जागीरदार कर वसूलता था, किंतु यह नियमित रूप से नहीं दिया जाता था। ये दिया जाता था जब कोई मुगल बादशाह मांग करता था। इस अनियमित कर व्यवस्था को नजराना या पेशकश कहा जाता था, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अंग्रेजों का आगमन हुआ। देखिए, अंग्रेजों का आगमन मुगलों की बाद 1765 में दीवानी मिलने के बाद हुआ। आते ही इन लोगों ने इस क्षेत्र को पटना तहसील की व्यवस्था में धीरे धीरे उन्होंने ये सिस्टम को लागू करने में सफलता प्राप्त की। अंग्रेजों ने कर वसूलने के कई और तरीके अपनाए, किंतु उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली। कर की नियमित वसूली के लिए 1793 में स्थायी बंदोबस्त की बहाने राजा महाराजाओं का जमींदार बना दिया गया। जागीरदारी प्रथा जमींदारी प्रथा में बदल गई। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इस व्यवस्था में से प्राचीन काल से चली आ रही मुंडाओं एवं नागवंशियों के राज व्यवस्था समाप्त हो गई और अंग्रेजी राज व्यवस्था लागू हो गई। तो आपको पता ही होगा 1793 में कॉर्नवालिस जो लेके आए थे परमानेंट सेटलमेंट, तो उसके बदौलत पूरी तरह से अभी मुंडाओं के और नागवंशियों की जो राज वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उनके ऊपर अभी अंग्रेजों ने आके उनके ऊपर अपना शासन लागू कर दिया था। राजा महाराजा अंग्रेजों के लिए कर वसूलने वाले माध्यम मात्र रह गए। इनके बाद अंग्रेजों की विधि व्यवस्था की शुरुआत होती है। नए नए कानूनों एवं नियम आने लगे, जिसमें यहाँ के राजा महाराजा मुंडा मानकी पाड़ा पंचायत आदि विलीन हो गए। संपूर्ण देश के साथ साथ छोटा नागपुर भी अंग्रेजों के अधीन हो गया और नागवंशी राजाओं की राज व्यवस्था समाप्त हो गई। तो देखिए, इस तरह जो सिस्टम में पूरी तरह से नागवंशियों का जो बोलने से ख़त्म ही हो गया उनका शासनकाल। और इसी के साथ ही मैं अपना ये लेक्चर ख़त्म करता हूँ। उससे पहले देखिए 3 पिक्चर्स हैं जो जैसागढ़ के हैं, और ये हमारे विरासत है और इसको हमें रखना, संभाल के रखना ज़रूरी है। और इसी तरह से हम अपने झारखंड को एक अच्छे स्पोर्ट के रूप में तैयार कर सकते हैं, जो टूरिज्म को बढ़ावा देगा। और इसी के साथ ही हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे जो राज्य के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही सहयोगी होगा। सो लेट्स एंड दिस लेक्चर। और इससे पहले कि ख़त्म हो जाए, आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और मुझे आज्ञा दें। नमस्ते, गुड बाय, एंड लेट्स क्रैक इट JPSC PSC।